नमस्कार दोस्तों आपका हमारे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पे राजस्थान के इतिहास से संबंधित विषय की बात कर रहे थे। तो राजस्थान के इतिहास के संबंध में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत हमने महाराणा मोकल तक का अध्ययन कर लिया था। और आज हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। वो महाराणा कुंभा जिन्हें महान निर्माता, महान विजेता आदि कई नामों से जाना जाता है। तो चलिए आज की हम क्लास शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए आज हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल दोस्तों वो माना जाता है वो है 1433 से 1468 तक। 1433 से 1468 तक का कार्यकाल है वो है महाराणा कुंभा का। कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल था। कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल और माता का नाम सौभाग्य देवी, यानी कि माता का नाम सौभाग्य देवी और पिता का नाम महाराणा मोकल। और कुंभा का जो संरक्षक बना था उसका क्या नाम था? कुंभा का संरक्षक उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था रणमल। कुंभा का संरक्षक रणमल को बनाया गया था। रणमल, यह रणमल राठौड़ मारवाड़ से था। रणमल राठौड़, पिता का नाम महाराणा मोकल, माता सौभाग्य देवी और संरक्षक रणमल राठौड़। चलिए आगे देखते हैं कुंभा के बारे में और क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। आगे हम महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो कुंभा की वैसे तो बहुत सी उपाधियां मिलती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं वो हम पहले देखेंगे, बाकी अन्य उपाधियां बाद में देखेंगे। तो कुंभा की जैसे पहली उपाधि है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान की उपाधि कुंभा की है महान हिंदू शासक होने के कारण। महान हिंदू शासक होने के कारण महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा गया। महान हिंदू शासक होने के कारण कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा गया। दूसरी है अभिनव भारताचार्य। महान संगीत प्रेमी होने के कारण कुंभा को अभिनव भारताचार्य कहा गया। अभिनव भारताचार्य क्यों कहा गया? महान संगीत प्रेमी होने के कारण। तीसरी उपाधि मिलती है राजगुरु की। राजगुरु क्यों कहा गया? तो राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता हासिल होने के कारण महाराणा कुंभा को कहा गया राजगुरु। जैसे महान हिंदू शासक होने के कारण हिंदू सुल्तान कहा गया, संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भारताचार्य कहा गया, राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता हासिल होने के कारण राजगुरु कहा गया। चलिए आगे हम कुंभा के बारे में और पढ़ते हैं। चौथी उपाधि में कुंभा के बारे में मिलती है हाल गुरु की। हाल गुरु क्यों कहा गया? तो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कुंभा जी को हाल गुरु कहा गया। यानी कि कुंभा जी ने जो पहाड़ी आबू का जो अरावली की जो पहाड़ियाँ उनमें अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया था। वैसे देखा जाए तो वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग थे उनमें 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु कहा गया। परम गुरु समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण कुंभा जी को परम गुरु कहा गया। यानी समय का सर्वोच्च, अपने समय का सर्वोच्च सबसे उत्तम शासक होने के कारण परम गुरु कहलाए कुंभा जी, और पहाड़ी दुर्गों के स्वामी होने के कारण हाल गुरु कहलाए। आगे कुंभा जी की अन्य उपाधियां हम देखते हैं। अन्य उपाधियों के अंतर्गत कुंभा जी की पहली उपाधि मिलती है महाराजाधिराज की। महाराजाधिराज, दूसरी राव राय, तीसरी राणे राय, चाप गुरु, राव रायण, राणो रासो, दान गुरु। दान गुरु महान दानी होने के कारण। परम गुरु समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण। नरपति, अश्वपति, गजपति, ये 3 उपाधियां विशाल सेना का स्वामी होने के कारण इन्हें नरपति, अश्वपति और गजपति कहा गया। एक मिलती है आदिवराय की, और एक इनको कहा जाता है धर्म और पवित्रता का अवतार। आदि और भी कई उपाधियां मिलती है कुंभा जी के बारे में, जिनमें कई उपाधियां पूछी गई है। जैसे पीछे की स्लाइड में अगर हम देखें तो ये अभिनव भारताचार्य काफ़ी बार पूछी गई है। अभिनव भारताचार्य काफ़ी बार ये उपाधि कुंभा जी की पूछी गई है कि अभिनव भारताचार्य संगीत प्रेमी होने के कारण क्या कहा गया, हिंदू शासक होने के कारण क्या कहा गया। वैसे ही उस स्लाइड में अगर हम बात करें तो देखो इसमें 3-4 उपाधियाँ जो एक साथ आती है। जैसे ये कई बार आ चुकी है, जैसे राव राय, राणे राय और चाप गुरु। ये 3 उपाधियाँ सामूहिक रूप से कई बार पूछी जाती है कि
राव राय, राणे राय, चाप गुरु, ये 3 उपाधियाँ किसकी है? तो ये उपाधियाँ महाराणा कुंभा की। तो सामूहिक रूप से हम देखें तो महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, चाप गुरु, राव रायण, राणो रासो, दान गुरु, परम गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, आदिवराह, धर्म और पवित्रता का अवतार आदि कई उपाधियां कुंभा जी के बारे में मिलती है। चलिए आगे हम देखते हैं। महाराणा कुंभा की प्रारंभिक सफलता। प्रारंभिक सफलता इनकी क्या थी? चाचा मेरा का दमन किया था इन्होंने, चाचा मेरा का दमन। यह चाचा मेरा वही थे जिन्होंने महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। झीलवाड़ा अभियान के दौरान महाराणा मोकल यानी कुंभा के पिताजी की इन्होंने हत्या कर दी थी, उनका कुंभा जी ने दमन किया था। हालांकि मारवाड़ी ख्यातों में यह भी मिलता है कि चाचा मेरा की हत्या रणमल राठौड़ ने की थी, लेकिन यहाँ पे कुंभा जी ज़्यादा सही, कुंभा जी आंसर ज़्यादा सही होता है। इसलिए कुंभा जी की प्रारंभिक सफलता चाचा मेरा का दमन मिलता है। लेकिन कई मारवाड़ी ख्यातों में हमें यह जानकारी मिलती है कि चाचा मेरा की जो हत्या थी वो रणमल राठौड़ ने की थी, लेकिन ज़्यादा सही आंसर इसका महाराणा कुंभा होता है कि कुंभा जी ने ही चाचा मेरा की हत्या की थी। तो कुंभा जी की प्रारंभिक सफलता यही मिलती है। तो दोस्तों देखो, जब हम एग्जाम में यह क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें कुंभा जी की प्रारंभिक सफलता के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें एक ऑप्शन आबू विजय भी आता है। तो आबू विजय अगर हम देखें तो आबू विजय कुंभा जी का प्रथम सैनिक अभियान था, लेकिन प्रारंभिक सफलता नहीं थी। प्रारंभिक सफलता चाचा मेरा का दमन ही था। तो प्रारंभिक सफलता तो था चाचा मेरा का दमन। आगे देखो, महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान। सैनिक अभियानों के दौरान पहला अभियान इन्होंने आबू पे किया था। इन्होंने आबू पे विजय हासिल की थी। आबू पे विजय हासिल की थी। आबू का शासक कौन था? आबू का शासक था शेषमल। इन्होंने शेषमल को हरा दिया था और आबू पर विजय हासिल की थी। महाराणा कुंभा ने प्रथम अभियान में आबू के शासक शेषमल को हराकर आबू पर विजय हासिल की थी। देखो, प्रारंभिक सफलता तो यही है चाचा मेरा का दमन, जबकि प्रथम अभियान है कुंभा जी का वो है आबू विजय। कुंभा जी ने आबू विजय हासिल की थी। आबू का शासक था शेषमल। शेषमल को हराकर महाराणा कुंभा ने आबू पे विजय हासिल की थी। चलिए हम इनके नेक्स्ट अभियान देखते हैं, आगे इन्होंने कौन कौन से अभियान किए थे। दूसरे में मिलती है नागौर विजय। तो महाराणा कुंभा ने नागौर के शासक शम्मस खां को हराकर नागौर पर कब्जा किया था, यानी कि शम्मस खां को इन्होंने परास्त किया था युद्ध में और बाद में नागौर पे कुंभा जी का अधिकार हो गया था। महाराणा कुंभा जी ने नागौर विजय महाराणा कुंभा ने नागौर के शासक शम्मस खां को हराकर नागौर पर कब्जा किया था। यह नाम पूछा जाता है शम्मस खां, यह आपको ध्यान में रखना है। शम्मस खां को हराकर नागौर पर कब्जा किया था, यानी नागौर पे इनका अधिकार बाद में हो गया था। तीसरी इनकी मिलती है गुजरात विजय। गुजरात विजय के दौरान इस अभियान में महाराणा कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खान को पराजित किया। गुजरात विजय में इन्होंने किसको हराया? तो गुजरात विजय में इन्होंने कुतुबुद्दीन खान को हराया था। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खान को हराया था। एक इनका अगला अभियान हम पढ़ेंगे, वो है मांडू या मालवा अभियान। यह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सबसे ज़्यादा वही अभियान पूछा जाता है। देखो, मांडू विजय के संबंध में हमें सबसे ज़्यादा दोस्तों ये डेट पूछी जाती है। देखो, जो 1437 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेट हमें ज़्यादा पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा ये डेट पूछी जाती है एग्जामों में। तो महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के प्रसिद्ध युद्ध में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध की स्मृति में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सबसे ज़्यादा हमें पूछी जाती है 1437 ये डेट। वैसे देखो, ये डेट इस तरीके से पूछी जाती है, मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ था 1437 में। देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे इंक्लूड होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ। ये युद्ध हुआ था 1437 में। किसके बीच ये युद्ध हुआ था? तो ये महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य ये युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य युद्ध हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। देखो, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था इनके मध्य। सारंगपुर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसमें कुंभा जी ने महमूद खिलजी प्रथम को हरा दिया था। बाद में महमूद खिलजी को मैदान से बंदी भी बनाया जाता है। 6 महीने तक चित्तौड़ के दुर्ग में कैद करके रखा जाता है। हालांकि बाद में कुंभा जी ने इनको छोड़ दिया था। ये बातें इनके साथ में आती है। इस युद्ध को जीतने के बाद कुंभा जी ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
तो देखो क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध की स्मृति में कुंभाजी ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कई बातें पूछी जाती है, जैसे छोटे एग्जामों में अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चन आता है विजय स्तंभ कहाँ है। विजय स्तंभ कहाँ है, तो विजय स्तंभ है चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ है। निर्माण महाराणा कुंभाजी ने करवाया। किस विजय की स्मृति में करवाया, सारंगपुर युद्ध के जीतने के बाद में करवाया। विजय स्मृति में, सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर करवाया, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ, यह डेट रही। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाया गया, 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कैद रखा गया था, जो कि बाद में इनको वापस छोड़ भी दिया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम सारंगपुर युद्ध से संबंधित अन्य तथ्य। देखो ये बात आती है, देखो मैंने आपको बताई थी, सारंगपुर के युद्ध में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया गया और 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया था। राणा कुंभाजी ने मांडू सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाया था युद्ध में, और 6 महीने तक चित्तौड़ के दुर्ग में ये कैद रहे। हालांकि इनको बाद में छोड़ दिया गया था। 6 महीने कैद रखने के बाद में इनको वापस भी छोड़ा गया था। जब गुजरात का कुतुबुद्दीन खां और मांडू का महमूद खिलजी प्रथम दोनों राणा कुंभा से युद्ध में परास्त हो जाते, तो उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। हालांकि उस संयुक्त मोर्चे को बाद में महाराणा कुंभा ने संयुक्त मोर्चे की सेना को भी हरा दिया था युद्ध के अंतर्गत। 1456 के लगभग ये युद्ध हुआ था। उस युद्ध में महाराणा कुंभा ने इनकी संयुक्त सेना को भी हरा दिया था। लेकिन तब जब ये उन्होंने मोर्चा बनाया, उससे पहले उन्होंने एक संधि की थी, जिसे हम कहते हैं चंपानेर की संधि। और ये संधि हुई कब थी, तो ये संधि हुई थी 1456 में। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक जिनको महाराणा कुंभा ने गुजरात अभियान के दौरान हराया था, उनका नाम था कुतुबुद्दीन खान। उन दोनों के मध्य यह संधि हुई थी। इन्होंने संधि की थी महाराणा कुंभा के विरुद्ध इन्होंने युद्ध करने के लिए संधि की थी, उनको हराने के लिए संधि की थी। लेकिन ये महाराणा कुंभा को हरा नहीं सके। महाराणा कुंभा ने इनकी दोनों की सम्मिलित सेनाओं को हरा दिया था 1456 के अंदर। तो क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि चंपानेर की संधि कब हुई, तो 1456 में हुई थी। किसके मध्य हुई, तो यह संधि महाराणा कुंभा के तो विरुद्ध हुई थी। महाराणा कुंभा की यह संधि विरुद्ध हुई थी। कुतुबुद्दीन खां व मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य यह संधि हुई थी। यह संधि हुई थी। कुतुबुद्दीन खान गुजरात का शासक था ये, और मांडू के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी प्रथम, जो चित्तौड़ के किले में 6 महीने कैदी के रूप में रहे थे, उनके बीच में यह संधि हुई थी। इन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था महाराणा कुंभा से लड़ने के लिए, लेकिन इनकी सम्मिलित सेनाओं को महाराणा कुंभा जी की विशाल सेना ने हरा दिया था। तो ये संधि तो 1456 में होती, लेकिन इनकी सेनाएं सफल नहीं हो पाई थी। ये बात होती है चंपानेर की संधि की। आगे हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में और क्या जानकारियां मिलती है। ये देखो दोस्तों, इनके सैनिक अभियानों की बात हुई। आगे हम इनके अंतिम समय पढ़ेंगे कि महाराणा कुंभा का अंतिम समय कैसे निकला। तो महाराणा कुंभा को अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हो गया था। महाराणा कुंभा को अंतिम समय में जो उन्माद नामक रोग हो गया था, इसलिए महाराणा कुंभा को अंतिम समय में कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है मामादेव कुंड के निकट इनको कई बार बांध के रखा जाता था। तो एक बार क्या होता है कि ये वहाँ पे बैठे हुए थे, तो पीछे से इनका ज्येष्ठ पुत्र था उदा, नाम मिलता है उसका उदयकरण और उदा दोनों कहा जाता है। वो आता है और चुपचाप पीछे से तलवार से इनकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है, और कुंभा जी की वहाँ पे हत्या हो जाती है। इसलिए कुंभा जी की तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हत्या हो जाती है उदा या उदयकरण के द्वारा। अतः उदा को मेवाड़ में पितृहंता कहा गया। पिता की हत्या करने के कारण उदा को मेवाड़ में पितृहंता कहा गया। तो देखो महाराणा कुंभा अंतिम समय में उन्माद नामक रोग से ग्रस्त हो गए थे। अतः एक दिन, वो बातें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, जो बातें मैंने आपको बताई है कि इनको बांध के रखा जाता था, कुंभलगढ़ में दुर्ग में बैठे हुए थे। एक दिन महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने, इसका उदयकरण नाम भी मिलता है कई जगह, उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामादेव कुंड के पास में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। अतः उदा को मेवाड़ में पितृहंता कहा गया। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, उदा को मेवाड़ में पितृहंता कहा गया। वैसे कई बार क्वेश्चन आता है मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, तब हमारा आंसर होता है मालदेव को कहा जाता है। लेकिन इतनी बातों का हम अध्ययन तब करेंगे जब हम राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे,
तब हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे कि मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो मालदेव को कहा जाता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मेवाड़ पढ़ रहे हैं, तो मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो उदा को कहा जाता है। उदा ने किसकी हत्या की थी, तो अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। इसलिए मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा गया, उदा को कहा गया। उदा को मेवाड़ में पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। यह हमने पहले कुंभा के बारे में साधारण परिचय पढ़ा, बाद में कुंभा के सैनिक अभियान पढ़े, कुंभा की मृत्यु कैसे हुई। अब हम पढ़ेंगे कुंभा की प्रमुख स्थापत्य कला की। तो देखो, राजस्थान में महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये बातें जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई नहीं है। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता या जन्मदाता कहा जाता है। पिता या जन्मदाता महाराणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थान की स्थापत्य कला का। राणा कुंभा ने राजस्थान में निम्न निर्माण कार्य करवाए। जो निर्माण कार्य राणा कुंभा ने करवाए, जैसे दुर्गों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, या इनके काल में जो निर्माण कार्य हुए वो यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। उनके बारे में अब हम आगे की स्लाइड में अध्ययन करने वाले हैं। पहले देखो, राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था, यह आपको मैंने बताया। 1437 के सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। महमूद खिलजी प्रथम को हराकर चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। देखो, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को हराकर चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण करवाया। और विजय स्तंभ का जो निर्माण काल है वो 1440 से 1448 तक का है। निर्माण काल 1440 से लेकर के 1448 तक का है। यानी कि कितना टाइम लगा था, कुल 8 साल इसमें लगे थे। निर्माण काल में 8 वर्ष का समय लगा था। इसके वास्तुकार जेता थे। जेता और जेता के 3 पुत्र नापा, पोमा, पुंजा। वैसे देखो, जेता और जेता के 3 पुत्रों का नाम मिलता है नापा, पोमा और पुंजा। नापा, पोमा, पुंजा, जेता, नापा, पोमा, पुंजा। सम्मिलित रूप से हमें तो याद में यही रखना है, जेता, नापा, पोमा, पुंजा। विजय स्तंभ की चौड़ाई 24 फीट मिलती है, ऊंचाई 120 फीट मिलती है। यह भी ध्यान में रखनी है। ये उपनाम पूछे जाते हैं। विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या मिलते हैं। विजय स्तंभ का उपनाम हमें मिलता है विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। देखो दोस्तों, जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो अलग है। उसका निर्माण जैन व्यापारी जिजाक ने करवाया था, वो अलग है। लेकिन विष्णु स्तंभ का एक अन्य उपनाम कीर्ति स्तंभ मिलता है। जबकि जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, लेकिन वो भी चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। लेकिन कीर्ति स्तंभ अलग है और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। विजय स्तंभ के उपनामों में विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का उपनाम है। एक हिंदू मूर्तियों का अजायब घर इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। अतः इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। कल को कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे के हमें सही आंसर पूछे, तब हमारा आंसर होगा विजय स्तंभ। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ। विजय स्तंभ में कुल 9 मंजिलें हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। कुल कितनी मंजिलें हैं, विजय स्तंभ पर 9 मंजिलें हैं। 9 मंजिला है ये। तीसरी मंजिल के ऊपर, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। हालांकि बाद में कहा जाता है कि विजय स्तंभ पे बिजली गिर गई थी, जिसके बाद में इसका पुनर्निर्माण मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ठीक है, देखो, विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिसपे 1949 में डाक टिकट जारी हुआ था। 1949 में विजय स्तंभ पे डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान की यह पहली इमारत है जिस पर वर्ष 1949 में डाक टिकट जारी हुआ। और विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण, जो कि मैंने बता दिया, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था, क्योंकि बाद में विजय स्तंभ पे आगे चल के एक समय में बिजली गिर गई थी और इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसलिए मेवाड़ महाराणा, तत्कालीन जो मेवाड़ महाराणा थे, जिनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह बात हो जाती है विजय स्तंभ के संबंध में। आगे हम देखते हैं इनके निर्माण कार्य से संबंधित और क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। आगे देखो, दुर्ग निर्माण। महाराणा कुंभा ने जो मेवाड़ का इलाका है, वहाँ अरावली की पहाड़ियाँ, वहाँ अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसके बारे में हम जो प्रमुख दुर्ग है उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जो प्रमुख दुर्ग है
और जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें उनका हम अब यहाँ पे अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखो, एक इतिहास ग्रंथ है वीर विनोद, जिसके रचयिता थे कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया। इतिहास ग्रंथ जिसका नाम मिलता है हमें वीर विनोद, रचयिता कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया। तो देखो कि उस ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है वीर विनोद ग्रंथ में कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, महाराणा कुंभा को महान निर्माता कहा जाता है और कुंभा जी द्वारा बनवाए गए प्रमुख दुर्ग निम्न प्रकार से। देखो, बात हो जाती है वीर विनोद ग्रंथ की। तो ये वीर विनोद ग्रंथ कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया के द्वारा लिखा गया था। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अतः महाराणा कुंभा को महान निर्माता कहा जाता है। महान निर्माण कार्य करवाए, इसलिए महान निर्माता कहे जाते हैं। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। वीर विनोद ग्रंथ में यह बात संकलित है, जो कि कवि राजा श्यामल दास जी के द्वारा लिखा गया है। कुंभा जी द्वारा बनवाए गए जो प्रमुख दुर्ग थे, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते, वो दुर्ग जो आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में। फर्स्ट दुर्ग इनका आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो, इनका जो पहला दुर्ग है उस दुर्ग का हमें नाम मिलता है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए करवाया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा दुर्ग आता है अचलगढ़ दुर्ग, जो कि आबू में है, आबू सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ का दुर्ग यहाँ पे पहले परमारों ने किले का निर्माण करवाया था, जो कि बाद में खंडर हो गया था। उन खंडरों के अवशेष पर महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि महाराणा कुंभा का सामरिक दुर्ग कहा जाता है। सामरिक दुर्ग में कई बार क्वेश्चन आता है कि महाराणा कुंभा का सामरिक दुर्ग कौन सा था, तब ऊपर ऑप्शन मिलता है कुंभलगढ़ का दुर्ग। 3 ऑप्शन नीचे मिलते हैं, 3 ऑप्शन अलग अलग मिल जाएंगे, जैसे बेराट, बोमट, अचलगढ़, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तब हम क्या सोचते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग, लेकिन वो ऑप्शन गलत था। पहला ऑप्शन होता है ना, जिस ऑप्शन में हमें कुंभलगढ़ दिखता है वो तो गलत होता है। कि महाराणा कुंभा का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा था, तो कुंभलगढ़ अगर हम सोचे ना तो हमारा आंसर है गलत। उस टाइम हमारा आंसर होता है अचलगढ़ का दुर्ग, जो कि आबू सिरोही के अंदर स्थित है। आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में जो दुर्ग स्थित है ना, अचलगढ़ दुर्ग, वो कुंभा जी का एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग था। तो 2 दुर्गों के बारे में हमने पढ़ा, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा। अगला दुर्ग है बसंतगढ़, जिसे बसंती दुर्ग कहा जाता है। यह सिरोही में स्थित है, बसंतगढ़। तीसरा बोमट का दुर्ग उदयपुर जिले में स्थित है। और 5वां बेराट दुर्ग भीलवाड़ा में। जैसे आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, अचलगढ़ दुर्ग आबू रोड सिरोही में स्थित है, बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग सिरोही में है, बोमट का दुर्ग उदयपुर जिले में है, बेराट का दुर्ग भीलवाड़ा में है। ये तो हो गई दुर्गों की बात। नेक्स्ट और देखते हैं। दुर्गों के अंदर देखो, महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। जैसे महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। आधुनिक निर्माता कहा जाता है क्योंकि इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग है इसका, उसका निर्माण कुंभा जी ने करवाया था, इसलिए इनको आधुनिक निर्माता कहते हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा जी ने करवाया था सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण। नेक्स्ट देखो, कुंभा ने भीलवाड़ा में बदनौर के निकट कुशाल माता का भव्य मंदिर बनवाया, जो कि बदनौर स्थान है, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बदनौर भीलवाड़ा के निकट कुशाल माता का भव्य मंदिर बनवाया। जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे भीलवाड़ा और बदनौर दोनों ही ना देके डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि कुशाल माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तब हमारा आंसर होता है महाराणा कुंभा। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ये कहाँ, किस स्थान पे करवाया, तो बदनौर स्थान पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में बदनौर स्थान के निकट महाराणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। चौथी बात में मिलती है कि कुंभा जी के जो एक मंत्री थे जिनका नाम था दर्नक शाह, जो कि एक दर्नक शाह उनका नाम मिलता है। उन्होंने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया।
जिसे चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। इसके वास्तुकार देपाक थे। इस मंदिर के बारे में हमें बहुत जानकारियाँ मिलती है। जैसे इस मंदिर को खम्भों का अजायब घर, स्तंभों का वन आदि कई नामों से पुकारा जाता है। पंचायतन शैली में यह मंदिर निर्मित है। लेकिन उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। उसकी बात हम तब करेंगे जब हम राजस्थान के हम कल्चर का अध्ययन करेंगे। जैसे राजस्थान की जो संस्कृति या कल्चर, उसका हम अध्ययन करेंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे मंदिरों को। तब हम उस बात का अध्ययन करेंगे कि चौमुखा जैन मंदिर जो कि सादड़ी गांव पाली के निकट स्थित है, मंदिर को स्तंभों का वन, खंभों का अजायब घर, विमल सूरी ने नलिन गुलम विमान की इस मंदिर को संज्ञा दी है, वो बातें हम तब पढ़ेंगे। यहाँ पे इतिहास के संबंध में इसको इतना ही याद रखना है कि कुंभाजी के मंत्री दर्नक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कुंभाजी ने नहीं करवाया था। कुंभाजी के मंत्री थे दर्नक शाह। दर्नक शाह ने करवाया था और इसके वास्तुकार देपाक थे। ठीक है, वास्तुकार देपाक थे। इस मंदिर को चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के सादड़ी गांव पाली जिले में स्थित है। ये इतिहास के संबंध में हमें इतनी बात याद रखनी है। जब हम कला का जब हम अध्ययन करेंगे तब इस मंदिर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इस मंदिर की और क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। इस मंदिर के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इतिहास के संबंध में। आगे हम पढ़ते हैं कुंभाजी का विद्यानुराग। कुंभाजी एक महान विद्यानुरागी शासक थे, ज्ञानी शासक थे। उसके अंतर्गत हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो कुंभाजी देखो, महाराणा कुंभा एक महान संगीत शास्त्री व वीणा वादक थे। महान संगीत शास्त्री व वीणा वादक थे कुंभाजी। कुंभाजी क्या थे? महान संगीत शास्त्री व वीणा वादक थे। वीणा वादक थे। अतः यहाँ पे इनकी एक उपाधि और जुड़ जाती है, वीणा वादक थे। तो उस उपाधि का क्या नाम है? उस उपाधि का नाम है वीणा वादक। ये नाम तो सेम रहेगा, वीणा वादक। और उपाधि का नाम देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीणा वादक प्रवीणेन। कंप्लीट उपाधि है ये कुंभाजी की एक उपाधि यहाँ पे और जुड़ जाती है। इस उपाधि का ये नाम है, उपाधि का नाम है वीणा वादक प्रवीणेन। वीणा वादक प्रवीणेन यानी जिसने वीणा बजाने में प्रवीणता हासिल कर रखी हो उसे कहते हैं वीणा वादक प्रवीणेन। ये उपाधि थी, कुंभाजी की उपाधि थी वीणा वादक प्रवीणेन की। और कुंभाजी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, संगीत शास्त्र पे जो ग्रंथ लिखे गए, वो 4 ग्रंथ थे संगीत शास्त्र पे। जैसे फर्स्ट ग्रंथ है संगीत राज, दूसरा है संगीत मीमांसा, तीसरा है संगीत रत्नाकर, और जो चौथा ग्रंथ है वो आगे लिखा हुआ है सूड प्रबंध। चौथा ग्रंथ कौन सा है? सूड प्रबंध। एक बार देखो मैं पीछे की स्लाइड पे लिख देता हूँ, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, और जो चौथा ग्रंथ है वो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, सूड प्रबंध। ये 4 ग्रंथ महाराणा कुंभा ने लिखे थे संगीत शास्त्र के ऊपर। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध। सूड प्रबंध आपको ध्यान में रखना है, संगीत प्रबंध नहीं है, सूड प्रबंध है। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा, वहाँ हमें संगीत राज मिलेगा, संगीत मीमांसा मिलेगा, सूड प्रबंध मिलेगा और संगीत प्रबंध भी मिलेगा। तब हमें सोचना है, ये नहीं देखना है कि बाकी संगीत वाले सही है तो ये भी संगीत में सही हो जाएगा। संगीत प्रबंध नहीं है, सूड प्रबंध है, ये ध्यान में रखना है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध, ये 4 कुंभाजी के संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। चारों ग्रंथ हमें याद रखने। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि कुंभाजी, ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है, 4 ऑप्शन देके क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रंथ कुंभाजी द्वारा रचित नहीं है, तब ऑप्शन यही आते हैं। 2 ऑप्शन ऊपर के आते हैं, संगीत राज और संगीत मीमांसा। एक आता है संगीत प्रबंध और एक आता है सूड प्रबंध। तो जो संगीत प्रबंध नहीं, संगीत प्रबंध है वो उस टाइम क्वेश्चन राइट होता है। सूड प्रबंध, इसका जो सही आंसर उस टाइम दिया था ना कौन सा नहीं है, तो नहीं के लिए आएगा संगीत प्रबंध। सूड प्रबंध है, संगीत प्रबंध नहीं है। उस टाइम हमें याद रखने होते हैं, इसलिए 4 ग्रंथ हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि ये पूछे गए कि एग्जाम में रिकॉर्ड रहा है इनका, ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके जो कुछ गुरु थे, जैसे संगीत के इन्होंने ग्रंथ लिखे, तो संगीत गुरु कुंभाजी के कौन थे? कुंभाजी के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। संगीत गुरु सारंग व्यास, कुंभाजी का जो संगीत गुरु थे वो थे सारंग व्यास। ठीक है। चित्रकला गुरु थे हीरानंद। चित्रकला गुरु ये एक जैन आचार्य थे, हीरानंद जैन आचार्य थे ये भाई, हीरानंद इनका नाम मिलता है। ये चित्रकला के गुरु थे। संगीत गुरु सारंग व्यास थे। दरबारी विद्वानों का नाम आता है, तो नाम मिलता है हमें पहले कान्हा व्यास का।
ये कान्हा व्यास वही है जिसका हमने पहले अध्ययन किया था कि कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी महाराणा कुंभा के दरबार में। कान्हा व्यास वही है। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी महाराणा कुंभा के दरबार में। अत्रि भट्ट का हमें नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के साथ में देखा था कि उसकी रचना इन्होंने शुरू की थी, लेकिन उसको कंप्लीट महेश भट्ट ने किया था, यह जानकारी में मिलती है। आगे इनका ये पुत्र अत्रि भट्ट का पुत्र ये महेश भट्ट जो कि नाम दिया हुआ है। तीसरा इनके दरबारी विद्वानों में नाम मिलता है जयचंद्र सूरी का। आगे देखो सुंदर सूरी मंडन। मंडन एक वास्तुशास्त्री था, मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुशास्त्री था मंडन। आगे नाम मिलता है सोम सुंदर का, मुनि सुंदर, टिल्ला भट्ट। तो संगीत गुरु सारंग व्यास, चित्रकला गुरु हीरानंद, ये जैन आचार्य हीरानंद थे। दरबारी विद्वान कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, जयचंद्र सूरी, सुंदर सूरी, मंडन, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, टिल्ला भट्ट आदि लोगों के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, महाराणा कुंभा ने कुछ ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थी। टीकाएं लिखी थी महाराणा कुंभा ने, उन टीकाओं के क्या नाम है? जैसे चंडी शतक एक ग्रंथ है, चंडी शतक पर महाराणा कुंभा ने टीका लिखी थी। चंडी शतक पर महाराणा कुंभा ने टीका लिखी थी। जयदेव का एक ग्रंथ है गीत गोविंद, जयदेव का एक ग्रंथ है गीत गोविंद जिस पर कुंभा ने रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि रसिक प्रिया टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है, किसने लिखी है? तो ये लिखी तो है महाराणा कुंभा ने, और जिस ग्रंथ पे लिखी गई है वो जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद। जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। तीसरा, कुंभा जी ने ग्रंथ लिखा था काम शास्त्र के ऊपर। काम शास्त्र के ऊपर कुंभा जी ने ग्रंथ लिखा था कामराज रतिसार। महाराणा कुंभा ने काम शास्त्र पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा था। काम शास्त्र के ऊपर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट देखो, आगे देखते हैं। आगे बात हम करते हैं मंडन के बारे में, जो कुंभा जी के प्रमुख शिल्पी थे मंडन। महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी मंडन था, जिसके ग्रंथ निम्न है। मंडन के ग्रंथ पूछे जाते हैं। मंडन के ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मंडन का प्रसाद मंडन। वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्री थे ये, इसलिए वास्तुशास्त्र। वास्तु मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वेद मंडन और सगुन मंडन। कौन कौन से ग्रंथ आते? प्रसाद मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वेद मंडन, सगुन मंडन आदि इनके ग्रंथ आते हैं। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी क्लास। इसमें मैंने मेवाड़ के महान प्रतापी शासक, महान विजेता, महान निर्माता, महान कवि, महान संगीत प्रेमी, अश्वपति, नरपति आदि उपाधियों से सुशोभित महाराणा कुंभा के बारे में मैंने आपको बताया। कंप्लीट जो मेरी तरफ से हो सकता था वो कंप्लीट जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू मेरे दोस्तों। जय हिंद।